बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड में इंशाल्लाह हम मेन्यू जो कि हमने लास्ट टाइम जिस पे डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी, आज इंशाल्लाह हम उसी पे दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई थी, लेकिन इस वीडियो में वंस अगेन आपको दोबारा वही बताऊँगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस मेन्यू पे डिस्कशन करेंगे, इसकी डिटेल्स वगैरह आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बटन है, ये अमूमन सिर्फ गूगल शीट्स नहीं बल्कि अमूमन बहुत सारी एप्लीकेशन में आपको ये बटन नज़र आएंगे। तो इसमें से ये जो लेफ़्ट बटन है ये अंडू कहलाता है, अंडू बटन कहलाता है। और ये जो राइट पे आप बटन देख रहे हैं ये रीडू बटन कहलाता है। और अमूमन इनका शॉर्टकट्स भी ज़्यादातर एप्लीकेशन में यही होता है। कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल Y से आप उसको रीडू कर सकते हैं। अब ये करता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर लेट्स से मैं A1, उम्मीद है अब आप लोगों को पता होगा कि A1 से मुराद क्या है। गूगल शीट्स में A1, ये सेल A1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B1, ये D3। अगेन जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का ये कंसेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इस पर ज़रूर फोकस करे। एनी हाउ मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट पुट कर देता हूँ। लेट्स से B1, C1 एंड लेट्स से मैं गलती से इसको कह देता हूँ D2 फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने कहा नहीं ये तो गलत हो गया। अब इसको करेक्ट करने के लिए एक काम तो आप ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जो लास्ट स्टेप आपने किया उसको आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, उसको मतलब ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इस बटन को दबाएंगे अंडू को, तो वो जो भी आपने एक्शन किया होगा वो रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ राइटिंग पे नहीं है, जैसा मैंने अभी टाइप किया, राइट किया। अगर मैं लेट से कलर चेंज करता हूँ फ़ॉन्ट का, इसको मैं रेड कर देता हूँ, और अब मैं अगर अंडू को दबाऊँगा तो वो कलर दोबारा वो रेड से ब्लैक पे ले जाएगा। तो मतलब जो भी आपने लास्ट स्टेप परफॉर्म किया होगा उसको ख़त्म करवा के सेकंड लास्ट स्टेप की स्टेट पे आपको मूव करवा देगा। तो जो भी आपने लास्ट स्टेप किया होगा उसको ख़त्म करवा देगा। ये मैं आसान तरीके से अगर समझाऊँ तो जो भी आपने लास्ट स्टेप किया होगा उस स्टेप को ख़त्म कर देगा। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पर D1 लिखता हूँ और लेट्स से मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करता हूँ। अब इसका साइज़ बड़ा हो गया। अगर मैं दोबारा इस लास्ट स्टेप को ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ, मतलब उसके इम्पैक्ट ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली अंडू को दबाऊँगा और वो ख़त्म अपनी पिछली स्टेट पे या पिछली पोजीशन पे चला जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अंडू किया और फिर मैंने कहा नहीं, आई थिंक बेहतर था कि अगर मेरा साइज़ बड़ा ही रहे, तो फिर मैं रीडू कर सकता हूँ। मतलब जो मैंने अंडू किया उसको दोबारा मैं वापस लाना चाह रहा हूँ, तो मैं रीडू को दबाऊँगा तो वो दोबारा उसी स्टेप पे चला जाएगा। अगर मैं अंडू को दबाता जाऊँगा तो हर वो पिछले स्टेप जो मैंने परफॉर्म किया था वो उस पर जाता जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने A1 लिखा, फिर B1। अब मैं दबाता जाऊँगा तो वो हर पिछली स्टेट को ख़त्म करवाता जाएगा। इसी तरह अगर मैं रीडू को अब दबाऊँगा तो वो जो मैंने स्टेप परफॉर्म किए थे, जो ख़त्म इसने किए हैं, वो दोबारा वापस लाना शुरू कर देगा। तो ये रीडू अब मैं दबा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि रीडू वही स्टेप्स को दोबारा वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये पर्पज़ था ये रीडू और अंडू के बटन्स का। नेक्स्ट बटन, ये भी अमूमन आप बहुत सारी एप्लीकेशंस में देखेंगे भी और देखा भी होगा। ये प्रिंट बटन है। अगर आपने इस शीट को प्रिंट करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये आपको प्रिंट व्यू दिखाता है। मैं ऑब्वियसली इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे ख्याल में ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मे बी इन फ्यूचर में भी हम इसको डिस्कस करें अगर ज़रूरत हुई तो राइट नाउ आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए इस बटन से प्रिंट होता है। और इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिंपली आप नेक्स्ट को दबाएंगे और ये प्रिंट के का पॉपअप ओपन हो गया और आप इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं। अभी क्योंकि मेरे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, अगर प्रिंटर कनेक्टेड हो तो यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आता है। आप प्रिंटर को क्लिक करेंगे और आई बिलीव यहाँ पे प्रिंट का बटन होगा और आप प्रिंट को दबाएंगे और वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेव एज अ PDF कर लें और इसको सेव करवा दें और उस PDF का प्रिंट ले लें। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं।
तो ये तो था प्रिंट का। आगे ये फॉर्मेटिंग, पेंट फॉर्मेट है। ओके, ये बटन ये करता है कि अगर आपने एक सेल पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, फॉर्मेटिंग से मुराद उसका कलर चेंज किया है या उसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा किया हुआ है, या अपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है सेल का उसको चेंज किया हुआ है, और वही आप स्टाइलिंग कहीं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप पेंट का बटन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी मैं आपको वो, क्योंकि जब उस स्टेप पे आएंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी, लेकिन मैं कुछ चेंजेस इसमें लेके आता हूँ इस सेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं चेंजेस इस सेल में लाया। ऑब्वियसली आपको इन चीज़ों की भी डिटेल नहीं पता, लेकिन इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम उन पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस सेल में मैं ये चेंजेस लेके आया हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस सेल, ये जो बाकी सेल्स हैं, इन पे भी ये चेंजेस अप्लाई हों। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे A1 पे जाऊँ और उसी तरह सारी चीज़ें सिलेक्ट करूँ। ऑब्वियसली वो एक टाइम कंज्यूमिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी की आसानी के लिए ये गूगल शीट्स में ये फीचर है, जो कि इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और दूसरे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल होता है। आप इस बटन को क्लिक करें, वो ये करेगा ये बटन कि इसकी स्टाइलिंग, इसकी सारी स्टाइलिंग्स वगैरह को पिक कर लेगा। अब आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो स्टाइलिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। सो अब मैं अगर A1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने वही स्टाइलिंग, उसने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट की फैमिली भी चेंज कर दी। अब अगर मैं अब यही स्टाइल अगर बाकी कहीं और पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेट्स से B और C पे भी, तो मैं दोबारा क्लिक करूँगा उसी बटन पे और B और C को इकट्ठा मैं इस तरह ड्रैग करके क्लिक करूँगा तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो पेंट फॉर्मेट का बटन है, इससे आप एक सेल की फॉर्मेटिंग या एक सेल के स्टाइल्स दूसरे सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था आपका पेंट फॉर्मेट के बटन का फ़ीचर। ओके, उसके बाद ये 100% जो है ये एक्चुअली आपके जूम को शो कर रहा है। कि जूम से मुराद कि आपका अभी राइट नाउ स्क्रीन पे जो आपको साइज़ डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 100% नज़र आ रहा होता है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं जूम को, लेट्स से 125%, तो आपको पूरी की पूरी शीट जो है वो जूम, मतलब यानी दूसरे अल्फाज में थोड़ा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा पूरी शीट का। इसी तरह 150 पे अगर मैं लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हर चीज़, ये आपकी इवन सेल्स, आपके सेल्स के रेफरेंसेस, ये सारे बड़े हो गए। और ये 200 पे साइज़ और बड़ा हो गया। तो कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं बड़े साइज़ के साथ, तो अगर आप बड़े साइज़ की यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। या कुछ लोग बड़ी स्क्रीन्स पे काम कर रहे होते हैं या मल्टीपल स्क्रीन्स पे, तो और वो मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स पे मुख्तलिफ़ साइज़ देखना चाह रहे हैं तो वो इस जूम के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 50% पे लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये साइज़ बहुत छोटा हो गया। तो आप अपने शीट्स के साइज़ को इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉलर का साइन है जो कि यूज़ होता है फॉर्मेट एज ए करेंसी। अगर आपने किसी भी सेल में अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से एक कोई भी अमाउंट लिखता हूँ, लेट्स से 234 मैंने लिखा। अब लेट्स से यहाँ पे कहते हैं माई एक्सपेंस फॉर एग्जांपल, माई एक्सपेंस फॉर द डे, इसको कहते हैं। और मैं इसको ओके, मैं अब साथ साथ कुछ चीज़ें जो कि मे भी बाद में मैं वीडियोस में ना बताऊं, लेकिन साथ साथ क्योंकि परफॉर्म कर रहा हूँ तो आपको बता दूं। अगर मैं अपने जो कर्सर है, अगर मैं इस लाइन पे लेके आता हूँ, ये दो कॉलम्स के दरमियान वाली लाइन, तो कर्सर चेंज हो रहा है। ये जब कर्सर चेंज होता है तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं, जो कि कॉलम के साइज़ को बड़ा करेगा। और इसी तरह मैं कॉलम के साइज़ को छोटा कर सकता हूँ। और अगर मैं जब मेरा कर्सर चेंज हुआ है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो वो इसकी जो विड्थ है कॉलम की, उसको जो भी टेक्स्ट, मैक्सिमम टेक्स्ट होगा यहाँ पे इस कॉलम में, उसके बराबर ले जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टेक्स्ट डमी और ऐड करता हूँ, और अब क्योंकि ये अब इसका साइज़ डे से भी बढ़ गया है, और अगर मैं अब इस कॉलम को डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक्सपेंड होके, मतलब चौड़ा होके इसके बराबर चला जाएगा, क्योंकि ये पूरे कॉलम में सबसे ज़्यादा विड्थ इसकी है,
तो इसकी विड्थ के मुताबिक वो कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। तो अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने विड्थ को चेंज कर दिया, इसके बराबर ले आया। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा उसी विड्थ पे ले जाएगा। खैर, अब वापस आते हैं उसी पे करेंसी बटन पे। अब मैंने लिखा है माई एक्सपेंस ऑफ द डे, मतलब मेरे दिन का खर्चा कितना है। फॉर एग्जांपल 234 मैंने मेंशन किया और मुझे पता है ये करेंसी है, मतलब ये या रुपीज़ में होगा या डॉलर्स में या पाउंड्स में, किसी भी करेंसी में हो सकता है। और अगर मैं इसको चेंज करवाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे आके करेंसी के बटन को क्लिक करूँगा और वो इसको चेंज कर देगा एज अ डॉलर। और बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर लेता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं PK और या किसी भी दूसरी करेंसी में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर में इसको कन्वर्ट कर देगा। सॉरी, मैंने उंडू कर दिया, दोबारा रीडू कर देता हूँ। और अगर आप कोई रिपोर्ट्स बना रहे हैं और रिपोर्ट्स में कई बार होता है कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये अमाउंट इसको कह देते हैं और सॉरी अमाउंट और ये क्वांटिटी कह देते हैं, लेट्स से 10 जैसा एग्जांपल। तो क्वांटिटी अब ऑब्वियसली करेंसी नहीं है, लेकिन अमाउंट करेंसी है। तो आप करेंसी के कॉलम की स्टाइलिंग के लिए आप अमूमन रिपोर्ट्स में आप इसको यूज़ करेंगे, फॉर्मेट इज़ अ करेंसी। अब नेक्स्ट बटन है परसेंटेज का। आप अगर आपने किसी भी कॉलम के किसी भी सेल को कन्वर्ट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज में, तो आप इस परसेंटेज के बटन को यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स। लेट्स से आप कोई वर्किंग कर रहे हैं अब रिज़ल्ट्स वगैरह पे, और आप कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में कि टोटल मार्क्स लेट्स से 100 हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट ने 74% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि इसकी परसेंटेज क्या है। अब परसेंटेज के लिए ऑब्वियसली इटसेल्फ तो एक फार्मूला यूज़ होगा। मैं फार्मूलाज में इंशाल्लाह बाद में जाऊंगा, लेकिन अब ये परसेंटेज में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि ये परसेंटेज में क्या फार्मूले का रिज़ल्ट होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके परसेंटेज को क्लिक करूँगा तो उसने मुझे बता दिया कि 74% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो अगर आपने किसी भी सेल के नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आके परसेंटेज के बटन को क्लिक करेंगे और ये उसको कन्वर्ट कर देगा परसेंटेज में। ओके, नेक्स्ट हमारे ये दो बटन हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पे मेंशन है डिक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस और दूसरा है इंक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं डेसिमल प्लेसेस होता क्या है। तो अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 74 पॉइंट लेट्स से 0.34, मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, सो अगर मैं लिखता हूँ 74.2, तो जो ये पॉइंट के बाद नंबर आ रहा होता है इसको कहते हैं नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर अभी डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसको अगर मैं अभी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं, तो अगर आप ये परसेंटेज देखें तो इसमें 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर शो हो रहे हैं और दोनों 0 हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ इन डेसिमल पॉइंट्स को, तो मैं इस बटन को दबाऊंगा इंक्रीज़ डेसिमल प्लेसेस। तो आप देख सकते हैं ये 3 के पहले 2 थे, अब 3 हो गए। अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो ये 4 हो जाएंगे, फिर मैं क्लिक करता हूँ तो 5 हो जाएंगे। और अगर इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डिक्रीज़ के बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो वो कम होते जा रहे हैं, और अगर मैं अब क्लिक किया तो वो उसने रिमूव कर दिया। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको और बेहतर समझाने के लिए मैं एक डेसिमल पॉइंट लिखता हूँ, कोई भी डेसिमल पॉइंट में नंबर लिखता हूँ। अब आपको अगर याद हो तो मैथ्स में हम राउंड ऑफ करते थे, तो बेसिकली ये बटन राउंड ऑफ का भी काम करता है। अगर मैं एंटर करूँ तो अभी राइट नाउ आपको ये पूरा नंबर शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँ तो आप देख सकते हैं, मैं दोबारा इंक्रीज़ करूँगा, आप देख सकते हैं ये 25 था। अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा इसको तो ये राउंड ऑफ करके 25 को, क्योंकि इसने एक कम करना है, जब मैं डिक्रीज़ करूँगा
डिक्रीज़ के बटन को दबाऊँगा तो ये एक नंबर को कम करेगा, तो अब 2 नहीं रहेगा, वो राउंड ऑफ होके 3 हो जाएगा। तो अब मैं अगर क्लिक करता हूँ तो 3 हो गया। अब 3 है, तो अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो ये 3 ही रहेगा, क्योंकि राउंड ऑफ करते हुए ये 5 से कम है, इसलिए इसी वैल्यू को पिक करेगा। अब 4 3 है तो इसको 4 रहने देगा, एंड सो ऑन। तो ये तो था डिक्रीज़ और इंक्रीज़। उसके बाद मोर फॉर्मेट्स, ये एक्चुअली कुछ फॉर्मेट्स थे, इसमें कुछ और फॉर्मेट्स के ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये नंबर ये राइट नाउ परसेंटेज है और मैं इसको एज अ परसेंटेज नहीं बल्कि एज अ टेक्स्ट देखना चाह रहा हूँ, तो मैं प्लेन टेक्स्ट दबाऊँगा तो ये इसको एज अ टेक्स्ट कंसिडर करेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये समझने के लिए डाटा टाइप्स को समझना ज़रूरी है, और डाटा टाइप्स के लिए आई थिंक बेहतर है कि मैं एक और सेशन रखूँ जिसमें मैं आपको इन चीज़ों में भी एक्सप्लेन कर दूँगा और डाटा टाइप का भी एक्सप्लेन कर दूँगा। लिहाजा इसको आई थिंक हमें पेंडिंग छोड़ना चाहिए राइट नाउ। उसके बाद नेक्स्ट बटन है ये, जहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट एरियल शो हो रहा है। अगर मैं होवर करूँ तो ये बताता भी है कि ये है क्या चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे सॉरी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए। फ़ॉन्ट क्या होता है, अभी राइट नाउ आप जो फ़ॉन्ट दे रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट इसको एरियल है फ़ॉन्ट। इसको फ़ॉन्ट समझाने के लिए इस तरह मैं कह सकता हूँ कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्टाइल को आप चेंज करना चाहें तो वो आप फ़ॉन्ट के थ्रू करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी सिलेक्टेड एरियल है, अगर मैं इसको पैसिफिक चेंज करता हूँ पैसिफिक को, तो ये आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन चेंज हो गया, स्टाइल जो है राइटिंग का वो चेंज हो गया। कंफर्ट करता हूँ ये फिर इसने चेंज कर दिया। तो आप यहाँ से चेंज करके अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट रख सकते हैं। मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फ़ॉन्ट्स। ये अगर मैं इस पर होवर करूँ नेक्स्ट जो है ऑप्शन, तो ये आप जैसे कि पढ़ भी सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ है, तो अगर आप किसी भी सेल में जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप उस सेल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके जो ये एरो बटन है इसको क्लिक करें तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगी और आप साइज़ इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेट्स से 18। और अगर आप मैनुअली लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 18 के ऊपर आके क्लिक करें और लेट्स से मैं इसका साइज़ 13 रखना चाह रहा हूँ तो मैं 13 लिखूँगा, एंटर करूँगा तो उसने साइज़ को चेंज कर दिया। इवन अगर आप मल्टीपल सेल्स पे उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी सेल पे आप क्लिक करें और दबा बटन को क्लिक करके रखना, छोड़ना नहीं है, और आप अपने कर्सर को मूव करते जाएं और आप सेल्स को सिलेक्ट कर लें। इसको आप बोलते हैं ड्रैगिंग। तो आप सेल को क्लिक करें, ड्रैग करें और आपके ये मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, लेट्स से रोबोटो करता हूँ, तो सारों के फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होगी। इसी तरह अगर मैं साइज़ सारों का अब साइज़ चेंज करूँगा तो सारों के सारे जो है टेक्स्ट और सेल्स उनके साइज़ चेंज हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे ये साइज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको अंडू करूँगा और अंडू के लिए इस बटन को दबाना होगा। तो ये तो था फ़ॉन्ट साइज़। आगे ये बटन है बोल्ड का। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, बोल्ड क्या होता है? बोल्ड ये है कि इसकी जो टेक्स्ट होता है इसको थोड़ा सा मोटा कर देता है। अगर सादे लफ्ज़ों में बताऊँ तो अगर मैं अभी 74 सेल ये वाला सेल सिलेक्टेड है C9, अगर मैं इसको बोल्ड को क्लिक करता हूँ तो आप चेंज देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है मोटा हो गया है। तो इंग्लिश में इसके लिए बोल्ड को यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं बोल्ड टेक्स्ट। इटैलिक ये होता है कि जो टेक्स्ट होता है इसको थोड़ा सा वो टेढ़ा कर देता है राइट साइड पे। अमूमन जिस तरह ये आई खुद लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आई थोड़ा सा टेढ़ा है, इसी तरह टेक्स्ट को वो टेढ़ा कर देगा। अगर मैं अब टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मैं दोबारा चेंज इसको वापस करूँगा ताकि आप इसको एक बार देख सकें। ये अब सीधा है और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये इटैलिक इसको अमूमन कहा जाता है। ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसके दरमियान से एक लाइन पास करवा के शो करवा देता है, मतलब एक स्ट्राइक करवा देता है, मतलब ऊपर लाइन लगा देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं अभी इसको क्लिक करूँ और स्ट्राइक के बटन पर क्लिक करूँ तो ये लाइन लगा देगा दरमियान में, मतलब सॉर्ट ऑफ अ क्रॉस समझ लें किस्म के उस टेक्स्ट को कर रहा है। और उसके बाद ये जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं ये टेक्स्ट कलर के लिए है।
तो अगर मैं लेट्स से मैंने ये सारों का टेक्स्ट कलर चेंज करना और इसको मैंने ग्रीन करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इस बटन को आगे क्लिक करूँगा और आगे मैं आके ग्रीन को क्लिक करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे जो सेल्स में कंटेंट है या टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो गया ग्रीन। अगर आप इन सेल्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, अभी मैंने जो है टेक्स्ट का कलर चेंज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट चेंज हुआ है लेकिन इसके पीछे अभी भी वाइट है। जैसा अगर आप ये देखें, ये सेल A1, B1, C1, D1, इन सारों का टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है या फिल कलर भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो सेल का फिल कलर है या बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है और टेक्स्ट कलर ब्लैक है। अगर मैंने फिल कलर या जिसको बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हैं, अगर वो चेंज करना है तो मैं सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आगे फिल कलर की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और मैंने जो भी कलर सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रे से शेड को क्लिक करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने कलर को चेंज कर दिया। सो फिल कलर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बॉर्डर्स आ गए। अगर फॉर एग्जांपल ये एज्यूम करते हैं हम ये एक टेबल है, मैं ऐसा करता हूँ इनको डिलीट कर रिमूव करवा देता हूँ और इनको कॉपी करवा देता हूँ सॉर्ट ऑफ अ टेबल फॉर्म शो करवाने के लिए आपको। ओके, सो और लेट्स से मैं इसको यहाँ पे मूव करवा देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, इसका मैं वंस अगेन जो फिल कलर है उसको रिमूव करूँगा ताकि आपको बॉर्डर्स में आगे दिखा सकता हूँ। अगला ऑप्शन बॉर्डर्स का है, ये जो बटन है बॉर्डर्स का है। तो मैंने कलर इसीलिए रिमूव किया कि बॉर्डर आप क्लियरली समझ सकें और देख भी सकें। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा टेबल है और मैं इसको बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं पूरे टेबल को क्लिक करूँगा और बॉर्डर की ऑप्शन को क्लिक करूँगा। सबसे पहले इन चीज़ों को इन ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे, ये दो ऑप्शंस पहले मैं बता दूँ आपको। अब आपने जिस भी बॉर्डर जो लगाना है, बॉर्डर का कलर क्या रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं रेड सिलेक्ट करवा देता हूँ और बॉर्डर का साइज़ या थिकनेस कितनी रखना चाह रहे हैं, मोटाई कितनी रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। या इवन मोटाई के अलावा आप स्टाइल भी उसका चेंज कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं डॉटेड है और डबल लाइन है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं इन डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ जो। और अब अगर मैं इस पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लाइंस लगा देगा। तो मैं अगर क्लिक करता हूँ इसको तो आप देख सकते हैं इसने सारे सेल्स के चारों साइड पे बॉर्डर्स लगा दिए हैं, यानी हर इंडिविजुअल सेल के भी साथ और पूरे टेबल के भी इर्द गिर्द लगा दिया है बॉर्डर्स। सो ये फर्स्ट ऑप्शन थी जो सिलेक्ट की थी। मैं अब अंडू करूँगा और आपको दूसरी ऑप्शन भी दिखाऊँगा। अब अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दरमियान जो आई थिंक मैं इसमें ट्राई करता हूँ शायद जूम से आपको बेहतर नज़र आए। अब ये फर्स्ट जो ऑप्शन थी इसमें आप देख सकते हैं कि सारी साइड्स ब्लैक नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें इसने सारी लाइंस ब्लैक नहीं दिखाई। अगर आप देखें तो ये जो बॉर्डर आ रहा है ये डॉटेड है और ये जो दरमियान में प्लस बन रहा है ये डार्क है। तो मतलब ये कि अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो आपकी बाहर वाली जो सिलेक्शन होगी उस पर बॉर्डर नहीं लगेगा, लेकिन अंदर सारे बॉर्डर्स लग जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा टेबल को सिलेक्ट किया, तो अगर मैं उस बटन को क्लिक करूँगा तो वो अंदर सारी लाइंस पे वो बॉर्डर लगा देगा, लेकिन जो बाहर सिलेक्शन है जो कि ये सिलेक्शन है इसमें नहीं लगाएगा। तो हम इसको क्लिक करके चेक भी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने जो बाहर वाला बॉर्डर है वो नहीं लगाया और अंदर सारे बॉर्डर्स लगा दिए। सो दैट मीन्स कि जो बॉर्डर जो आपने सेलेक्ट करवाया होगा एरिया उसके बाहर वाली साइड पे नहीं लगाएगा बॉर्डर, लेकिन अंदर सारे बॉर्डर्स लगा देगा। इसी तरह अगर मैं अंडू करवा देता हूँ ताकि आपको बाकी भी दिखा सकूँ। अब अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली बॉर्डर लगा हुआ है, वर्टिकली भी डॉटेड है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली आपको लाइन नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सारी ये हॉरिजॉन्टली इस तरह लाइंस लग जाएंगी, वर्टिकल कुछ भी नहीं लगेगा, कोई लाइन नहीं लगेगी। सो लेट्स सी दैट। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टली लाइन लगी हैं।
इसी तरह मैं हर एक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं वैसे बता देता हूँ, ये वर्टिकली लाइंस लगाएगा। इस ऑप्शन से सिर्फ बाहर बॉर्डर, जो बाहर बॉर्डर है सिर्फ उधर लाइन लगेगी। सॉरी, मैं दोबारा दिखा देता। इस वाली ऑप्शन से सिर्फ बाहर बॉर्डर पे लाइन लगेगी। इसमें सिर्फ लेफ़्ट साइड पे, इसमें टॉप पे, इस पे राइट पे, इस पे बॉटम पे, और इससे सारे बॉर्डर्स को रिमूव करवा देगा, क्लियर बॉर्डर्स। सो इफ़ आई क्लिक दिस, तो आप देख सकते हैं उसने सारी बॉर्डर्स को रिमूव करवा दिया। तो ये तो था बॉर्डर्स का फीचर। ओके, मर्ज सेल्स। ओके, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न की वजह से, लेट्स से मैं यहाँ से अमाउंट ख़त्म करवाता हूँ और आई थिंक ओके, आई थिंक लेट मी, मैं एक और कॉलम ऐड करवाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई एक्सपेंस ऑफ फॉर द डे। यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, फॉर डे, फॉर मंथ, फॉर ईयर, और मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ इधर मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ओके, अब इसको मैं समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये था एक्सपेंस फॉर द डे, ये एक्सपेंस फॉर द मंथ था, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है, लेकिन ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है किसी चीज़ की। तो अब डिस्क्रिप्शन, अब मैं एक तरीका तो ये यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन लिखूँ और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन लिखूँ, आप कर सकते हैं इस तरह भी। लेकिन अगर इसी तरह का कोई सिनेरियो हो तो बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप राइट साइड वाले डिस्क्रिप्शन को रिमूव करें, लेफ़्ट वाले को क्लिक करके राइट साइड पे मूव करें, यानी अपना कर्सर ड्रैग करके दोनों सेल्स को सिलेक्ट करवा लें। जब आपने सेलेक्ट करवा लिया तो इस, अगर आप मर्ज सेल्स को क्लिक करेंगे तो इन दोनों सेल्स को मिला देगा, जैसा कि अभी आप देखेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले दरमियान में लाइन थी, अब वो लाइन आपको शो नहीं हो रही। मैं दोबारा अंडू करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। अभी आप देख सकते हैं दरमियान में एक लाइन है। अगर मैं मर्ज करता हूँ सेल्स को, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उसने दरमियान से लाइन को ख़त्म कर दिया। तो आप इसके थ्रू आप सेल्स को मर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अनमर्ज करवाना है तो यहाँ पे अनमर्ज को क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो इसको दिखाने के लिए मैं इस तरह शो करता हूँ आपको कि अभी राइट नाउ अगर आप इस सेल को सिर्फ इस सेल को देखें तो आपको टेक्स्ट अभी इसकी लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। ये हमारा पूरा सेल है और टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे है। अगर मैंने इसके टेक्स्ट को दरमियान में लाना है तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइन बटन को क्लिक करना होगा और अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भी लेफ़्ट साइड पे। अगर मैंने इसको सेंटर पे करना है तो सेंटर वाले बटन को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट मूव होकर दरमियान में आ गया। इसी तरह मैं थर्ड जो बटन है राइट साइड वाला, उसको क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट मूव होकर यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ एक सेल के लिए किया। इसी तरह आप अगर सारे सेल्स को करना चाह रहे हैं तो सारों को क्लिक करें और सारों पे क्लिक करके ड्रैग करें, और यानी सारों को सिलेक्ट करवाएं और सेंटर को दबाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब सारा जो टेक्स्ट है वो अपने अपने सेल के अंदर दरमियान में आ गया है। तो ये तो था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और ये बटन वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा सारी जो सेल्स की जो है ना हाइट, उसको इंक्रीज़ करूँगा। उसको इंक्रीज़ करने का तरीका ये है कि जो भी सेल्स मैं जिनकी हाइट इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले आगे फर्स्ट कॉलम को क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं उस कॉलम को पे क्लिक करने के बाद बटन को दबाए रखूँगा और हाथ उठाऊँगा नहीं वहाँ उससे, और मैं बाकी जो रोज़ हैं उनको भी सिलेक्ट करवा लूँगा। ओके, सो ये मैंने सेलेक्ट करवाया। उसके बाद मैं दरमियान वाली जो किसी भी इन चारों में से किसी के भी एक के दरमियान में मैं लेके आऊँगा जहाँ पे ये लाइन शो हो रही है। किसी पे भी ला के अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा, तो वो चारों के साइज़ इंक्रीज़ कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये इंडिविजुअल सेल्स हैं और आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो सेल के नीचे शो हो रहा है, बॉटम पे। अब
इसको कहते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट। अब वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम पे है, अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये वर्टिकल अलाइन जो बटन है इसको क्लिक करूँगा और इसके दरमियान वाला जो बटन है मिडल, उस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट अब मूव होकर ऊपर आ गया। इसी तरह अगर मैं टॉप पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो वर्टिकल अलाइन बटन को दोबारा क्लिक करूँगा और टॉप पे क्लिक करूँगा तो बस सब तो वो वाला जो सेल का कंटेंट है या टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सारों के कंटेंट को फॉर एग्जांपल सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो सबको सेलेक्ट करवा के मैं सेंटर को क्लिक करूँगा तो सारों का सेंटर में आ गया। यूजुअली आमतौर पे आपका जो ऑप्शन होगा वो यही होगा कि आप वर्टिकली जो अलाइन है वो सेंटर करवाएंगे, लेकिन शायद कुछ सिनेरियो में आपको दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट करवाने पड़े। सो ये तो हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसको कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। ओके, इसको समझने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। लेट्स से माय नेम इज़ हसाम सईद एंड आई एम गिविंग ट्रेनिंग ऑन G-Sheets। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो एक सेल है, अब मेरा सेल का बॉर्डर ये है, जैसा कि आपको देख सकते हैं मैं माउस पीस पे ला रहा हूँ तो टेक्स्ट जो सेल है, सेल का एरिया इतना है, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो इस सेल से ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस दूसरे जो अगले सेल हैं उनके ऊपर भी आना शुरू हो गया है जो है इसका जो टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अभी जो फर्स्ट है ऑप्शन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो क्या करता है, ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो का ये मतलब है कि अगर टेक्स्ट मेरा इस सेल का जो एरिया है इससे बड़ा है तो आप उसको ओवरफ्लो करवाओ, मतलब अगले जो सेल्स हैं उसमें शो करवा दो। अगर मैं इसके दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, बल्कि तीसरा पहले बता देता हूँ, क्लिप क्या करता है कि जो भी सेल के एरिया के बाद का टेक्स्ट होगा उसको हाइड करवा देगा, छुपा देगा। अब ये लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, ये डिलीट नहीं करवाएगा, छुपाएगा। अभी देखिएगा, अगर मैं क्लिक करता हूँ क्लिप को तो आप देख सकते हैं माय नेम इज़ हसाम और आगे सिर्फ एस से ही है और बाकी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ये नज़र ना आने का मतलब ये नहीं है डिलीट हो गया, वो टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसने छुपा दिया है। अगर उसको आपने देखना है तो आपको देखने के लिए इसको सेल को क्लिक करें, या तो आप इधर टॉप पे भी देख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी सेल को आप डबल क्लिक करें तो वो पूरा टेक्स्ट आपको दिखा देगा और दिखाएगा कि इस सेल के अंदर क्या टेक्स्ट है। तो ये तो था क्लिपिंग का। अब एक ऑप्शन होता है रैप का। अगर मैं इसको रैप को क्लिक करूँगा तो आप देखें क्या चेंज आएगा। अब चेंज ये आएगा कि पहले ही ऑप्शन में ये हो रहा था कि वो जो टेक्स्ट इस एरिया को बढ़ रहा था वो उस अगले जो है सेल्स में शो करवाना शुरू कर दिया था। टेक्स्ट रैपिंग में ये होता है कि जो भी टेक्स्ट इसकी विड्थ से ज़्यादा होगा वो उसको उसी सेल की अगली लाइन में ले जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि माय नेम इज़ हसाम के बाद वो सईद को अगली लाइन में ले गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली रो में नहीं लेके गया। अगर आप देखें तो ये भी 8 है, 8 के बाद ये 9 है, 9 अभी भी ब्लैंक है। उसी सेल में एक नया लाइन बनाएगा और उसमें ले जाएगा। इसको और आसानी से समझने के लिए अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा तो वो सईद को ऊपर ले आएगा। माय नेम इज़ हसाम सईद एंड आई एम गिविंग ट्रेनिंग ऑन G-Sheets। तो आप देख सकते हैं कि इसने कुछ टेक्स्ट अब ऊपर ले गया। तो टेक्स्ट रैपिंग ये करेगा कि आपके जो भी अगर टेक्स्ट की विड्थ आपके सेल की विड्थ से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट लाइंस में उसको शो करवाएगा। टेक्स्ट क्लिपिंग उस जो भी लाइन से ज़्यादा जो टेक्स्ट है उसको रिमूव कर देगा और ओवरफ्लो अगली लाइन में शो करेगा, जैसा कि अभी मैं आपको जो इसके फर्स्ट ऑप्शन थी। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ओवरफ्लो सेलेक्ट करवाते हैं और आपके जो सेल के अगले सेल में कोई भी कंटेंट आप डालते हैं, लेट्स से टेस्ट मैं कहता हूँ, उस सूरत में भी ये इसको क्लिप करवा देगा, मतलब उसके सेल का जो कंटेंट है उसको हाइड करवा देगा और अगले सेल के कंटेंट को शो करवाएगा। तो ये तो था टेक्स्ट रैपिंग का। अब ये टेक्स्ट रोटेशन है। अगर मैं टेक्स्ट की रोटेशन मतलब उसके रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, उसके एंगल को चेंज करवाना चाह रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट बटन मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रेट शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट अप करूँगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं अब ईयर जो है टेढ़ा शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं टिल डाउन करूँगा तो फिर वाई ऊपर आएगा और आर इधर नीचे आ जाएगा, तो डायगनल यानी शो हो जाएगा। सॉरी, अब जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं ये वर्टिकली करेगा मतलब सबसे ऊपर वाई लिख देगा, नीचे ई और फिर ए फिर आर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको बॉटम टू टॉप करूँ तो सॉरी ये रोटेट करवाया इसने, तो ये रोटेट अप करवा रहा है। और इसी तरह अगर मैं करता हूँ रोटेट डाउन करवा देगा ये। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कस्टम एंगल सेलेक्ट कोई ख़ुद एंगल बता के करवाना चाह रहे हैं तो वो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 15 डिग्री पे उसको रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं हल्का सा उसने टिल्ट दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अगर आप टेक्स्ट को रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद इंसर्ट लिंक है, इसको समझने के लिए मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वेबसाइट के साथ इसको लिंक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर इंसर्ट लिंक पे क्लिक करूँगा और अब ये पूछेगा कि आप लिंक कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होती हैं। आप इसको इवन अपनी जो गूगल ड्राइव है, आपको याद होगा मैं जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें आपको बताया था कि गूगल ड्राइव क्या होती है और उसकी डिटेल। अभी जो मैं अभी मेरी गूगल ड्राइव में फाइल्स हैं वो शो हो रही हैं। तो अगर मैं किसी भी फ़ाइल के साथ लिंक करवाना चाह रहा हूँ तो वो मैं लिंक करवा सकता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जीशेस ट्रेनिंग की एक मेरी प्रेजेंटेशन फ़ाइल है जो कि आप इस वीडियो में भी देखते हैं। अगर उससे लिंक करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने उसी को क्लिक किया और मैं सिंपली एंटर करूँगा, तो ये अब उससे लिंक हो गया। अब ये होगा कि जब भी मैं इस सेल पे आके होवर करूँगा, होवर से मुराद जब भी इस सेल के ऊपर लाऊंगा अपना कर्सर यानी माउस कर्सर, तो एक ये छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा जिसमें उसको वो शो करवाएगा कि ये लिंक किसके साथ है। अगर मैंने उस लिंक की फ़ाइल को ओपन करना है तो मैं उसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो वो नए टैब में ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह आप किसी अगर किसी वेबसाइट के साथ किसी टेक्स्ट को लिंक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को किसी वेबसाइट से लिंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा www.itfires फॉर एग्जांपल itfires.com। तो इसने क्या किया, इसने मेरी वेबसाइट के साथ इसको लिंक कर दिया, मतलब इसका लिंक इस पर अप्लाई कर दिया। अब मैं जब भी आके इस पर क्लिक करूँगा एक बॉक्स से शो होगा जो लिंक को शो करेगा और उसको क्लिक करूँगा तो वो रीडायरेक्ट मतलब उस वेबसाइट पे ले जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये तो था लिंक ऑप्शंस। उसके बाद कमेंट। कमेंट में ये होता है कि आप किसी भी सेल पे ये स्पेशली जो कमेंट का ऑप्शन है ये जिस पे अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये अमूमन उस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप मल्टीपल लोग एक शीट पे काम कर रहे होते हैं। तो उस सिनेरियो में होता ही है कि आप लेट्स से अगर क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और किसी सेल के बारे में आपने उसको एक्सप्लेन करना है या उससे कोई सवाल करना है, तो आप क्या करते हैं उसी सेल जिस भी सेल पे आपने कमेंट या सवाल करना है उसको आप क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट कमेंट को आके क्लिक करेंगे तो आपको ये छोटा सा एक बॉक्स दे देगा। तो उसके बाद आप कुछ भी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी मोर डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंसेस। और अब कमेंट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कमेंट ऐड करवा देगा। इससे चेंजेस क्या आएंगी अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो शीट का नाम था उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स ऐड हो गया 1 का। तो ये शो कर रहा है कि आपकी शीट में एक कमेंट ऐड है। आप उसके ऊपर जाएंगे तो वो उसको येलो हाईलाइट कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। अगर आपने सारे कमेंट्स को देखने तो यहाँ पे सी ऑल कमेंट्स को क्लिक करें तो यहाँ पे राइट साइड पे सारे कमेंट्स शो होंगे। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ एक कमेंट ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कमेंट। तो ये तो था कमेंट्स का ऑप्शन। उसके बाद ये चार्ट्स हैं, आई थिंक ये एडवांस टॉपिक है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह फ़िल्टरिंग है, ये भी इंशाल्लाह शायद किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूं। और ये फंक्शन या फार्मूलाज़ का ये भी एडवांस टॉपिक है, तो ये भी बाद की किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है।
जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।